हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसीडरेशन। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप बिजनेस लॉ और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि कंसीडरेशन क्या होता है। कंसीडरेशन को डिफाइन किया जाता है कुछ भी राइट, इंटरेस्ट या प्रॉफिट या बेनिफिट्स जो कि एक पार्टी लेती है और कुछ दूसरे द्वारा फॉरबियरेंस, डिटर्मिनेंट या कुछ लॉस रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो दे रहा है या कुछ चीजों के लिए वो सफर कर रहा है। सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो कंसीडरेशन होता है समथिंग इन रिटर्न, कि आप किसी से कुछ चीज ले रहे हैं तो उसको उस चीज की कुछ वैल्यू प्रोवाइड करें। मतलब आपने किसी से कुछ सामान लिया तो आप उसको पैसे दे रहे हैं, तो लॉ की आइज में उस चीज की कुछ वैल्यू होती है जिसको आप रिटर्न करते हो, उसको बोला जाता है कंसीडरेशन। तो हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तब वैलिड होता है जब उसके अंदर लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन होता है। मतलब कि जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ पर्पस होना चाहिए आपका और कुछ कंसीडरेशन होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव बताता है कि पार्टी किस उद्देश्य से उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ रही है, तो उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए आप कंसीडरेशन का यूज करते हैं, मतलब कुछ चीजों का ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ए अपना घर बेच रहा है बी को 10,000 रुपए में। बी प्रॉमिस करता है कि वो उसको 10,000 रुपए देगा रिटर्न में, तो ए भी प्रॉमिस कर रहा है कि वो उसका घर उसको देगा। तो दोनों अगर एक दूसरे को, मतलब ए अपना घर देता है और बी उसको 10,000 रुपए देता है, तो वो क्या हो गया कंसीडरेशन। मतलब एक अपना घर दे रहा है और एक पैसे दे रहा है, तो ये क्या हुआ लॉफुल कंसीडरेशन। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसीडरेशन के अंदर कुछ कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट को अनलॉफुल माना जाता है, और इन पर्टिकुलर सिचुएशन में जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसको नहीं माना जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना जाता है। तो उसमें फर्स्ट आता है दे आर स्पेशली फॉरबिडेड बाय लॉ। सेकेंड आता है कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट डिफेक्ट्स द प्रोविजन ऑफ द लॉ। थर्ड आता है दे आर फ्रॉडेंट इन नेचर। नेक्स्ट आता है द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन इज सच दैट इट डिफेक्ट द पर्पस ऑफ लॉ that involve injury or harm to person or property. They are considered immoral by the court of law. They are against public policy. इन सारी सिचुएशन में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वॉइड माना जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं माना जाता है। तो फर्स्ट आता है फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिडन का मतलब होता है कि कुछ चीजें अलाउड नहीं है, तो कुछ ऑब्जेक्ट या कुछ कंसीडरेशन कॉन्ट्रैक्ट के लिए लॉ द्वारा प्रोहिबिटेड है। मतलब कि जिन चीजों को लेके, जिन उद्देश्य से आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो लॉफुल नहीं होंगे, उनके कंसीडरेशन ना ही ऑब्जेक्ट लॉफुल होंगे। और अगर आप अनलॉफुल कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट को स्पेशली इंक्लूड करते हैं तो आप पनिश भी किए जा सकते हैं। तो कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं प्रोहिबिटेड चीजें के लिए, आपको उनको फॉलो करना है, और उन रूल्स को अथॉरिटीज चेंज नहीं कर सकती, वो उनके हिसाब से अप्लाई नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल बात करें कि आप किसी से पैसे ले रहे हैं कि आप किसी और को मार देंगे उसके लिए, तो वो अनलॉफुल है, वो प्रोहिबिटेड है लॉ द्वारा। वैसे ही एक और एग्जाम्पल, ए को लाइसेंस मिला है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कि वो पर्टिकुलर एरिया की जो घास है उसको काट सकता है, पर जो डिपार्टमेंट की अथॉरिटीज है वो बोलती है कि आप इस इंटरेस्ट को किसी और को नहीं दे सकते, पर फॉरेस्ट एक्ट ऐसा नहीं बोलता है। तो इसका मतलब हुआ कि वो ए अपना इंटरेस्ट किसी और को दे सकता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। क्योंकि ये वहीं पे रूल्स रेगुलेशन बने हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नहीं है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तब उस केस में कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा कि अगर ए अपना इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफर कर रहा है। तो यहाँ पे बताया गया कि कुछ चीजें जो लॉ द्वारा सही नहीं है, जिन चीजों के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो आप अगर उन चीजों के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो वॉइड होगा। सेकेंड आता है कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट डिफेक्ट्स द प्रोविजन ऑफ द लॉ। जो कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट है वो डिफेक्ट करता है प्रोविजन ऑफ लॉ को। मतलब कि यहाँ पे आप लॉ को नहीं मान रहे, इसका मतलब होता है कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं तो आपका इंटेंशन होता है कि आप उस लॉ को नहीं मानेंगे, आप उस लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। तो कोर्ट को आपका रियल इंटेंशन पता चल जाता है पार्टीज का, कि आपने ये एग्रीमेंट लॉ के प्रोविजन को डिफेक्ट करने के लिए किया था, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि एक्स, वो पर्सन दिवालिया हो गया, बहुत सारे बैड डेब्ट्स है उसके ऊपर, तो वो जेड को बोलता है कि जो उसकी प्रॉपर्टी सेल हो रही है वो उसको खरीद ले और बाद में उसी प्राइस पे वो उससे ले लेगा। तो जो उसका पहले प्रोविजन बना था कि वो खुद जो इंसॉल्वेंट हो गया वो अपनी खुद की प्रॉपर्टीज को नहीं ले सकता है, तो उस रूल के खिलाफ है। तो उसका इंटेंशन था कि जो लॉ बने हैं उसको डिफेक्ट करना। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो वॉइड माना जाएगा, क्योंकि आप खुद क्या सोच रहे हैं कि आपकी प्रॉपर्टीज को आप किसी और के थ्रू इन फ्यूचर वापस ले लेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रोविजन बनाए गए हैं लॉ के लिए उनको आप डिफेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है फ्रॉड इन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट। लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट, कभी भी उनमें कोई फ्रॉड नहीं होता है, ना आप उन चीजों के लिए फ्रॉड कर सकते। तो एग्रीमेंट में जब भी इंटर हो रहे हैं, अगर आप अनलॉफुल तरीके से फ्रॉड करना चाह रहे हैं, मतलब जो भी आपका कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो भी अनलॉफुल है, मतलब दोनों का आपका पर्पस है कि आप कुछ फ्रॉड करेंगे, तो इस नेचर के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वॉइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करें, ए डिसाइड करता है कि वो अपने गुड्स बी को बेचेगा और बी उन प्रोडक्ट्स की स्मगलिंग करेगा कंट्री के बाहर, मतलब दूसरे देशों में। तो अगर इस केस का जो ट्रांजेक्शन है वो फ्रॉड करने के पर्पज से ही हुआ है और जो बी है वो लॉ के हिसाब से कभी भी अपना मनी रिकवर नहीं कर सकता है अगर ए ने जो उसको प्रॉमिस किया है वो डिलीवर नहीं हो रहा। मतलब ए ने उसको बोला कि आप बाहर गुड्स बेच सकते हो, बिका नहीं बिका या उसके पैसे नहीं आए, तो वो ए से नहीं ले सकता है। तो यहाँ पे बोला गया कि आप किसी के साथ फ्रॉड करने के पर्पज से या फ्रॉड करने का आपका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है डिफेक्ट एनी रूल्स इन अफेक्ट। जो भी आपका कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट है वो रूल्स के अगेंस्ट में है, जो भी आपके देश के रूल्स बने हैं उनको अफेक्ट करता है, तो वो लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट नहीं होगा और जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसके लिए वो वैलिड नहीं होगा। मतलब कुछ रूल्स बनाए गए हैं, अगर आप उनको डिफेक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट को कर रहे हैं तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड माना जाएगा। नेक्स्ट आता है व्हेन दे इन्वॉल्व इंजरी टू अनदर पर्सन और प्रॉपर्टी। जब आप किसी पर्सन को चोट पहुंचाना चाह रहे हैं या उसकी प्रॉपर्टी को, लीगल टर्म्स में बोले इंजरी मतलब कि कुछ भी आप क्रिमिनल चीजें कर रहे हैं या हार्मफुल कर रहे हैं किसी अनदर पर्सन के साथ में, तो आपका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन जो भी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप किसी पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं क्योंकि वो अनलॉफुल है। फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एक बुक पब्लिश की जाए जो कि अनदर पर्सन का कॉपीराइट है, उसी को आप पब्लिश कर रहे हैं तो वो वॉइड होगा क्योंकि उस बुक पे उसका ही राइट है, वही उसको पब्लिश कर सकता है। मतलब आप उसको उसकी प्रॉपर्टी को हार्म करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड होगा, अनलॉफुल होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि जो बुक थी वो कॉपीराइट की गई थी तो वो पर्टिकुलर पर्सन की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट आता है व्हेन कंसिडरेशन इज इमोरल। जब भी कोई कंसिडरेशन अनैतिक होता है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन है वो इमोरल नहीं होना चाहिए कोर्ट की नजर में। मतलब कुछ भी आप अनैतिक चीजें ना करें, अगर वैसा करते हैं तो उस कंडीशन में भी जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बात करें, ए और सी हस्बैंड वाइफ है, ए अपने पति सी से डिवोर्स चाहती है तो वो बी से कुछ पैसे लेती है उधार। तो बी बोलता है कि मैं आपको पैसे तब दूंगा जब आपका डिवोर्स सी से हो जाए तो आप मुझसे शादी कर ले। ए रेडी है कि जब उसका डिवोर्स हो जाएगा सी से तो वो बी से शादी करेगी, तो वो बी से पैसे ले लेती है, डिवोर्स हो जाता है। और बाद में अगर ए रेडी नहीं है शादी करने के लिए बी से, तो बी उससे पैसे भी नहीं ले सकता है, ना वो कोर्ट के पास जा सकता, क्योंकि ये इमोरल था पूरा केस। यहाँ पे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड माना जाएगा, यहाँ पे अनलॉफुल कंसिडरेशन था। नेक्स्ट आता है कंसिडरेशन इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। जो भी आपका कंसिडरेशन है वो पब्लिक पॉलिसीज के अपोज में है। मतलब कि आप कुछ भी एग्रीमेंट पब्लिक को नुकसान पहुंचाने के लिए, जनता को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कर सकते। मतलब आप करप्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते या कुछ चीजें जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है उनको नहीं कर सकते हैं। तो जो भी आपका कंसिडरेशन होना चाहिए वो पब्लिक पॉलिसीज के अगेंस्ट में या उनके अपोज में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट्स जो कि अपोज करते हैं पब्लिक पॉलिसीज का। फर्स्ट आता है ट्रेडिंग विद द एनिमी। एनिमी बताया गया है कि आपका देश का किसी दूसरे देश के साथ में लड़ाई झगड़ा चल रहा है और तब आप उस देश के व्यक्ति के साथ अगर कुछ एग्रीमेंट करते हैं तो वो वॉइड माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल
कोई भी ट्रेडर्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है पाकिस्तान के किसी व्यक्ति के साथ में जब कारगिल युद्ध चल रहा है, तो उस टाइम पे अगर कुछ भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उनको नहीं माना जाएगा। सेकेंड आता है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशंस। यहाँ पे आप जो लॉ बने गए हैं नेचुरली उनको प्रिजर्व करना चाहते हैं, उस बेसिस पे आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि आपको आम ना हो। फॉर एग्जाम्पल ए एग्री है कि वो अपनी जमीन बी को बेच देगा, पर बी किसी भी क्रिमिनल प्रोसीजर में ए के अगेंस्ट नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने फेवर में चीजें करने के लिए, नेचुरली लॉ से प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा करते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड होगा। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस एंड चैम्पटी। मेंटेनेंस एग्रीमेंट वो होता है जब कोई पर्सन प्रॉमिस करता है कि वो उस एग्रीमेंट में है, उस कॉन्ट्रैक्ट में है, पर वहां पे उसका कोई रियल इंटरेस्ट नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। और सेकेंड आता है कि आप किसी और की वजह से किसी और की प्रॉपर्टी को या उसको डैमेज करवाना चाहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो ये पब्लिक पॉलिसीज के अपोज में है, तो इन एग्रीमेंट्स को वॉइड माना जाएगा। और कोई भी एग्रीमेंट जो कि ट्रैफिक या पब्लिक पॉलिसीज के अगेंस्ट में हो, जो मोनोपोली को क्रिएट करवाना चाहता हो, कुछ भी ब्रोकरेज, अगर आप मैरिज के लिए कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह ले रहे हैं तो ये सब पब्लिक पॉलिसीज के अगेंस्ट में है, वही इंटरफेयर कर रहे हैं आप कोर्ट के अंदर। कोई भी एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्टिव ही करप्शन के लिए है, जुडिशरी के लिए, स्टेट ऑफिशियल के लिए, या ऐसी किसी भी प्रोसीजर में आप इंटरफेयर कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें पब्लिक पॉलिसीज के अगेंस्ट में है और इनके बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है तो वो वॉइड माना जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं माना जाएगा। तो ये कुछ सिचुएशन जहां पर लॉफुल कंसिडरेशन या लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होता है, अनलॉफुल कंसिडरेशन और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इन सारी कंडीशन में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको वॉइड माना जाएगा। जिसमें हमने देखा फर्स्ट फॉरबिडन बाय लॉ, सेकेंड है इट डिफेक्ट द प्रोविजन ऑफ द लॉ, fraudulent consideration or object, defect any rules in effect. Next है when they involve injury to another person or property, when consideration is immoral, consideration is opposed to public policies. वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।